नमस्कार मित्रों, लोकतेज के मंच पर आपका स्वागत है। आज तारीख 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित होने की संभावना है। सत्र की शुरुआत परंपरागत रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां आम बजट पेश करेगी। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच होने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और प्रधानमंत्री का जवाब शामिल होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए भारत को वाहन क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बताया। उन्होंने हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी, हाइड्रोजन और जैव ईंधन के विकास पर जोर दिया। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के तहत वाहन उद्योग में 2.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री और 1.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल इसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कंपनियों को बैटरी भंडारण और वाहन क्षेत्र में निवेश करने का सही समय बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। 5 दिवसीय प्रदर्शनी में 100 से अधिक नए उत्पाद पेश किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार समेत विभिन्न सम्मान प्रदान किए। समारोह में डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए, जिनमें 17 पैरा एथलीट शामिल थे। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर को लाइफटाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार दिया गया। समारोह में पैरा एथलीटों की प्रेरणादायक उपलब्धियां और मनु भाकर व गुकेश की चमक ने आयोजन को खास बना दिया। अगली खबर आपके काम की है। दूरसंचार विभाग ने धोखाधड़ी वाली फोन कॉल और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने कॉल लॉग से संदिग्ध नंबरों को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐप के साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और डिजिटल भारत निधि की भी शुरुआत की। सिंधिया ने कहा कि यह पहल ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित तंत्र प्रदान करती है। अगली खबर है कि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। दालों और प्याज का उत्पादन अनुकूल मौसम के चलते बेहतर होने का अनुमान है, जिसमें अरहर उत्पादन में 2.5% वृद्धि संभावित है। खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में घटकर 8.39% रह गई है। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं के हित में समय पर फैसले लेने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। आरोपी संजय रॉय पर पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में अपराध करने का आरोप लगा था और जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। इस अपराध ने देश भर में आक्रोश फैलाया और चिकित्सकों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया, जिसने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल सुझाए। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। आइए अब दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालें। उत्तरी कैलिफोर्निया के मॉस लैंडिंग स्थित दुनिया के सबसे बड़े बैटरी भंडारण संयंत्रों में से एक में भीषण आग लग गई। आग के कारण 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया और राजमार्ग 1 का एक हिस्सा बंद कर दिया गया। टेक्सास की कंपनी विस्ट्रा एनर्जी के स्वामित्व वाले इस संयंत्र में हजारों लिथियम बैटरियां हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में उपयोग होती हैं। लिथियम बैटरियों में आग लगने के बाद इसे बुझाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। स्थानीय अधिकारियों ने इसे एक बड़ी आपदा करार दिया है। अगली खबर चीन से है। चीन की अर्थव्यवस्था 2024 में 5% की वृद्धि दर के साथ प्रगति पर रही, जो सरकारी लक्ष्य के अनुरूप है। निर्यात में 7.1% की बढ़ोतरी और प्रोत्साहन उपायों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। औद्योगिक उत्पादन में 5.8% और उपभोक्ता खुदरा बिक्री में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि उपभोक्ता खर्च में कमी और संपत्ति क्षेत्र की कमजोरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए हुए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद का धीमा पुनरुद्धार और अपस्फीति भी चुनौतियां बनी हुई हैं।
चीन से ही एक और खबर यह है कि चीन की जनसंख्या में 2024 में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई, जिससे देश को उम्रदराज आबादी और घटते कामकाजी युवाओं की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल जनसंख्या लगभग 14 लाख कम हो गई, जिससे कुल जनसंख्या 1.4 अरब रह गई। बढ़ती जीवन लागत और युवाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव, जैसे उच्च शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देना, जनसंख्या गिरावट के मुख्य कारण हैं। चीन की एक संतान नीति और कम अप्रवासन दर ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। देश की 22% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है और 2035 तक यह संख्या 30% तक पहुंचने का अनुमान है। इस समस्या को हल करने के लिए सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव और वृद्धों के लिए देखभाल सुविधाओं की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राजनीतिक गहमागहमी तेज है। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 19 करोड़ पाउंड 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने अल कादिर विश्वविद्यालय की जमीन को जब्त करने का भी आदेश दिया। इमरान खान पहले से ही जेल में हैं, जबकि बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तार किया गया। इमरान ने इसे तानाशाही बताते हुए फैसले की निंदा की है। यह मामला सरकारी खजाने के दुरुपयोग और प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ कथित अनुबंध से जुड़ा है। अब एक नज़र डाल लेते हैं शेयर बाजार के हालचाल पर। 3 दिनों तक तेजी के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 423 अंक टूटकर 76,619.33 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108 अंक गिरकर 23,203.20 पर आ गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने बाजार की धारणा को कमजोर किया। इन्फोसिस और एक्सिस बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में मजबूती रही। वैश्विक बाजारों में भी मिले जुले रुझान देखने को मिले। शेयर बाजार से जुड़ा अपडेट ये भी है कि एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) ने घोषणा की है कि 2025 से 27 के दौरान 1000 कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती हैं। यह आर्थिक वृद्धि, बेहतर बाजार स्थितियों और नियामक सुधारों से प्रेरित होगा। एआईबीआई के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2025 से 26 में आईपीओ और योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन जुटाए जाने का अनुमान है। 2024 में भारत ने आईपीओ की मात्रा में अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले 6 वित्त वर्षों में 851 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 4.58 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। उधर सर्राफा बाजार से खबर मिल रही है कि दिसंबर 2024 में रत्न और आभूषणों के कुल निर्यात में 10.29% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर 196.79 करोड़ डॉलर $16,719.46 करोड़ रुपये रह गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार ये कमी वैश्विक तनाव और चीन में मांग घटने के कारण हुई। तराशे और पॉलिश किए गए हीरो का निर्यात 10.36% घटकर 77.31 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि सोने के आभूषणों का निर्यात 3.56% घटकर 86.803 करोड़ डॉलर पर आ गया। जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने बताया कि चीन और अन्य प्रमुख बाजारों में मांग में कमी निर्यात पर दबाव डाल रही है। वहीं कारोबार जगत की अन्य खबरों को देखें तो रुपये की विनिमय दर में गिरावट से भारत का आयात बिल बढ़ने की संभावना है, खासकर कच्चे तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों के लिए। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में रुपया 41.3% कमजोर हुआ है, जिससे आयात महंगा हो गया है। हालांकि कमजोर रुपये से निर्यात को बढ़ावा मिलने की आम धारणा के विपरीत श्रम गहन उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे उच्च आयात वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जीटीआरआई ने आर्थिक स्थिरता के लिए बेहतर मुद्रा प्रबंधन और व्यापारिक रणनीतियों पर पुनर्विचार की सलाह दी है। अगली खबर, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स) के तहत 2 उपग्रहों की सफल डॉकिंग पूरी की, जो भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य मिशनों की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) और सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इस उपलब्धि को निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए नई संभावनाओं का संकेत बताया। इस सफलता में अनंत टेक्नोलॉजीज का प्रमुख योगदान रहा, जिसने उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण तैयार किए। ये कदम भारत के तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष तंत्र को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। उधर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिफॉर्मिंग
को मंजूरी दी है, जिससे कुल रेडियो तरंगों की मात्रा 1587 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। इस पहल के तहत 320 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तुरंत जारी किया जाएगा और शेष 2030 तक उपलब्ध होगा। सिंधिया ने कहा कि देश की मोबाइल सेवाओं के लिए 2000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी और सरकार उद्योग की मांगों को पूरा करने और डिजिटल दूरसंचार विकास को बाधारहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिवों की समिति इसकी अगली रिपोर्ट इस साल के मध्य तक देगी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने नेपाल में 900 मेगावाट की ऊपरी कर्णाली जलविद्युत परियोजना के लिए एसजेवीएन, जीएमआर एनर्जी और नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया है। ये परियोजना बीओओटी मॉडल बनाओ, अपनाओ, चलाओ और सौंप दो के तहत विकसित की जाएगी। इरेडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने इसे स्वच्छ ऊर्जा विकास और सीमापार सहयोग का महत्वपूर्ण कदम बताया। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना है। अगली खबर, विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 से अगले 2 वित्त वर्षों तक 6.7% पर स्थिर रहेगी। बैंक ने कहा कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूती, बेहतर कारोबारी माहौल और निजी निवेश में वृद्धि इस वृद्धि को समर्थन देंगे। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 में ये दर घटकर 6.5% रहने का अनुमान है, जो निवेश में सुस्ती और विनिर्माण क्षेत्र की कमजोर वृद्धि को दर्शाता है। दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2025-26 में 6.2% होने का अनुमान है, जिसमें भारत की मजबूत वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आइए अब दिल्ली में शुरू हुए भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 से मिल रहे अपडेट्स पर नजर डालते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाहन कलपुर्जा उद्योग को भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का निर्माण शुरू करने और आयात पर निर्भरता कम करने की सलाह दी है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में गोयल ने घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय कलपुर्जों पर निर्भर न रहने वाली कंपनियां बाजार में अपनी बढ़त खो देंगी। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कलपुर्जों का उत्पादन बढ़ाने और अफ्रीका, लातिन अमेरिका व पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने का आह्वान किया। गोयल ने स्विट्जरलैंड सहित ईएफटीए देशों के साथ सहयोग पर भी जोर दिया और उद्योग को ईवी के लिए 5 वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी। एक और बड़ी जानकारी यह है कि मारुति सुजुकी ने अगले 1 साल में भारत की शीर्ष इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माता बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार विटारा का उत्पादन गुजरात स्थित संयंत्र में शुरू करने जा रही है। इस मॉडल को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। मार्च 2026 तक देश की सबसे बड़ी ईवी निर्माता बनने और 2030 तक 6 इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल लॉन्च करने की योजना है। गुजरात संयंत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख ईवी का उत्पादन करने की क्षमता होगी। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली बैटरी चालित इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को पेश किया। यह वाहन गुजरात संयंत्र में निर्मित होगा और इसे यूरोप, जापान सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। ई विटारा 2 बैटरी विकल्पों के साथ आएगी, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इस मॉडल के लिए कंपनी ने भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने और इलेक्ट्रिक वाहन बीईवी के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय बाजार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भारत में इसके निर्माण के लिए कंपनी ने 2100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ई विटारा मारुति सुजुकी का पहला वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसे व्यापक स्तर पर ग्राहक संतुष्टि और प्रदर्शन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उधर एमजी मोटर इंडिया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी पहली पूर्ण इलेक्ट्रिक रोडस्टर एमजी साइबरस्टर और 3 कतार वाली पहली इलेक्ट्रिक लिमोजिन MGM9 का अनावरण किया। कंपनी ने इन्हें अपने लग्जरी ब्रांड चैनल एमजी सेलेक्ट के तहत पेश किया और 2025 में बाजार में उतारने की योजना बनाई है। एमजी मोटर के निदेशक पार्थ जिंदल ने भारत में ईवी बाजार का विस्तार करने और प्रधानमंत्री के 2030 तक 30% ईवी उपयोग के लक्ष्य में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। एमजी साइबरस्टर और M9 के साथ कंपनी का ईवी पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, जिसमें पहले से ही एमजी विंडसर, एमजी कॉमेट और एमजी जेडेस शामिल हैं। इसी क्रम में हुंडई मोटर इंडिया ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा का इलेक्ट्रिक संस्करण लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 17.99 लाख रुपये है। कंपनी ने अगले 7 वर्षों में देशभर में 600 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनमें से 50 स्टेशन पहले ही प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जा चुके हैं। हुंडई के प्रबंध निदेशक उनसु किम ने इसे भारतीय ईवी उद्योग में नए मानक स्थापित करने वाला मॉडल बताया। ग्राहक माय हुंडई ऐप के जरिए 10,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं।
कंपनी का लक्ष्य ईवी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ और सुरक्षित तकनीक प्रदान करना है। दुपहिया ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में 4 नए उत्पाद पेश किए, जिसमें पहली बार 250 सीसी खंड में एक्सट्रीम 250R बाइक शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने एक्सपल्स 210 मॉडल के साथ एक्सपल्स पोर्टफोलियो को भी बढ़ाया। स्कूटर खंड में जूम 125 और जूम 160 पेश किए गए। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि इन नए उत्पादों से अगले वित्तीय वर्ष में कंपनी की वृद्धि को और मजबूती मिलेगी। इन मॉडलों की बुकिंग फरवरी 2025 में शुरू होगी और डिलीवरी मार्च 2025 से की जाएगी। प्रीमियम अनुभव के लिए कंपनी हीरो प्रीमिया शोरूम की संख्या 100 तक बढ़ाने की योजना भी बना रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें बताएं कि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को प्रस्तुत करने का लोकतेज का ये प्रयास आपको कैसा लगा। आप किस प्रकार की खबरें अधिक जानना पसंद करेंगे? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।